चरण में निर्वाचन संपन्न होना है, जिसके लिए कार्यक्रम इस प्रकार है। अधिसूचना 18 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को जारी होगा और नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25/4/2024। इस मध्य दोनों दिन इंक्लूडेड है, अधिसूचना जारी होने की तिथि और अंतिम तिथि, उनको शामिल करते हुए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो अवकाश का दिन बिहार राज्य के लिए घोषित है, उसको छोड़ करके अन्य दिनों में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नामांकन के लिए समय और तिथि निर्धारित रहेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा 18/4/2024 को। नाम निर्देशन की संवीक्षा 26 अप्रैल को होनी है और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2024 निर्धारित है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन 13 मई 2024 को होना है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 दिन मंगलवार का है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मतदान की सुविधा दी गई है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए जिन श्रेणी के व्यक्तियों को, मतदाता को ये सुविधा प्रदान की गई है, उसमें सेवा मतदाता, जो सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल के हमारे मतदाता होते हैं, सर्विस वोटर्स हम बोलते हैं, उनको ETPVS के माध्यम से हम लोग पोस्टल बैलेट भेजते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड मोड है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके तहत ये व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन कर्तव्य पे प्रतिनियुक्त कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, निर्वाचन कार्य में जो वाहन अधिगृहित होगा उसके ड्राइवर, क्लीनर, अन्य कर्मी, एसेंशियल सर्विस के कर्मी, एसेंशियल सर्विस की सूची भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है, वो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। जो A से P तक श्रेणी उसके लिए बताया गया है। एसेंशियल सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मी, BSNL के कर्मी, रेलवेज के कर्मी, पोस्ट एंड टेलीग्राम के कर्मी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्फेड एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव एंड यूनिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फायर सर्विस, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विस, मीडिया पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय ECI फॉर पोल डे कवरेज, इन लोगों को एसेंशियल सर्विस में रखा गया है। इन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता हैं और जो हमारे PWD मतदाता हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता है, उनके लिए भी हम लोग प्रपत्र 12D में मंगाते हैं। जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहता हूं, तो खास तौर से जो हमारे 85 वर्ष से अधिक के मतदाता और PWD के मतदाता हैं, उसके लिए हम लोग रूट जारी करते हैं। सभी कैंडिडेट को भी उसके लिए सूचना दी जाती है और फिर हम लोग उनको घर पे जाकर के, टीम रहता है जो हमारे सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट और बाकी टीम जाकर के मतदान के लिए ये कराता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मधुबनी संसदीय क्षेत्र के बारे में, और जो हमारा समस्तीपुर का जो क्षेत्र है, जिसमें 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा दरभंगा जिले में पड़ता है और मधुबनी का 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी दरभंगा जिले में पड़ता है। तो मधुबनी के लिए हमारा निर्वाचन 20 मई को संपन्न होना है और जो हमारा समस्तीपुर का दरभंगा जिले में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका भी चतुर्थ चरण में है। तो उसके हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो समस्तीपुर जिले में रहेंगे और वहाँ पर उसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी और उससे संबंधित पोस्टल बैलेट भी वहाँ के आरओ के द्वारा जारी किया जाएगा समस्तीपुर के लिए, और जो मधुबनी का हिस्सा है मधुबनी से जारी किया जाएगा। इस बार इसमें एक अलग व्यवस्था की गई है कि जो उस चरण में हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत जिले हैं, तो वहाँ से भी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। पहले प्रपत्र 12 का एक्सचेंज होगा, फिर अगली मीटिंग में हम लोग फिर पोस्टल बैलेट का एक्सचेंज करेंगे और फाइनली पोस्टल बैलेट में जब मत हो जाएगा तो हम लोग आपस में उसका एक्सचेंज करते हुए, और ये कैलेंडर जारी किया गया है आयोग के माध्यम से। इस प्रकार से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने का और उसकी सुविधा को काफ़ी सरल बना दिया गया है। जो अगला पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र के संबंध में है। इसमें प्रेक्षकों की विवरणी अभी प्राप्त हुई है। वो जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो हम अलग से प्रेस नोट भी जारी करेंगे, उनका नंबर भी हम सब लोगों को प्रकाशित करेंगे
जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं 14 संसदीय क्षेत्र के लिए, उनका नाम मिस्टर गोपाल कृष्णन है और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम लोग यहाँ के लिए उनको जारी करेंगे और अखबार में प्रेस नोट देंगे। जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं मिस्टर राघवेंद्र सुहासा, ये जो है ये 2001 बैच के अधिकारी हैं। और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर प्रतीक भाटिया, ये IRS हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज 2013 बैच। इनको भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से के द्वारा प्रेक्षक के रूप में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है। जो एक्सपेंडिचर है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने जो भी आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कमेटी गठित करनी है, कमेटी हम लोगों ने गठित कर दी है। सेक्टर के अधिकारी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, स्टैटिक सर्विलांस टीम हम लोगों ने गठन किया है। जो सहायक व्यय प्रेक्षक हैं, जो ऑडिट की टीम है, अकाउंटिंग की टीम है, वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो व्यूइंग की टीम है। तो जो भी नॉर्म्स हैं उसके आधार पे हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर दिया है, जो व्यय का लेखा करेंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे उनके व्यय की सीमा के बारे में आप लोगों को हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। जो 95 लाख रुपये की अधिकतम राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है। जो नॉमिनेशन होना है, ये नॉमिनेशन का प्रपत्र है, उसके लिए हम लोग प्रपत्र 1 में नोटिस करेंगे 18 अप्रैल के दिन, और उस दिन से शुरू हो जाएगा हमारा नामांकन। और ये प्रपत्र 2A, लोकसभा के लिए कोई अगर अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो उनको 2A में भर करके नामांकन प्रपत्र देना होता है। ये राशि 25,000 रुपये की है। चूँकि ये दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सामान्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से भी अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके नामांकन की राशि आधी हो जाती है। वो 12,500 रुपये उसकी फीस होती है। वो उनको जमा कराना होता है। उसकी विहित प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ट्रेजरी चालान के माध्यम से या जो है बैंक में राशि जमा करके एक हेड दिया हुआ है रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो ये सारे तरीके हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में भी उन लोगों को कम्युनिकेट किया है। तो उसके माध्यम से वो राशि जमा करा करके अभ्यर्थी बनने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जो हम लोग नाम निर्देशन जो भी करेंगे उसके लिए जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। जब वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र का मतदाता नहीं होगा, बाहर के किसी भी अन्य क्षेत्र का मतदाता होगा, तो ऐसी स्थिति में एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल उनके ERO से उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो लोग जमा कराते हैं और उसमें हम लोग मिलान करते हैं। और अगर यहाँ के मतदाता हैं तो जो सीरियल नंबर है उसमें हम लोग मिलान कर लेते हैं। प्रस्तावक इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए, दरभंगा संसदीय क्षेत्र का है। आयु 25 वर्ष निर्धारित किया गया है और अर्हता की तिथि जो डेट ऑफ स्क्रूटनी है उस दिन उनकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम कोई आयु निर्धारित नहीं है। और जो नॉमिनेशन के बाद जो है शपथ और प्रतिज्ञान उनको लेना पड़ता है, उसके लिए भी तिथि निर्धारित है। जो निरर्हता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसकी कई श्रेणियां हैं, उसमें से कुछ मुख्य मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। जो लाभ का पद धारण नहीं करता हो, RP एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पे वो निरर्हित हो जाता है। भ्रष्ट आचरण भी उसका एक ग्राउंड है। संविदा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसका समाप्त नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में रखा गया है। हाउस ऑफ पीपल का अगर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। जो निर्वाचन का व्यय का पिछले चुनाव में अगर कोई खड़े हुए हैं और उसका व्यय का जो है निर्धारित तिथि तक ब्यौरा नहीं देने के कारण आयोग के द्वारा 10A के तहत अगर किसी को निरर्हित कर दिया गया है तो वो भी निर्वाचन के लिए निरर्हित माने जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। जो राजनीतिक दल हैं, जिसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बोलते हैं, अगर अभ्यर्थी उसके लिए हैं तो उनके लिए एक प्रस्तावक प्रोपोजर पर्याप्त होता है। और अगर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हों या निर्दलीय हो तो उनके लिए 10 प्रोपोजर होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रोपोजर आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र का इलेक्टर होना चाहिए, यानी कि वहां का मतदाता होना चाहिए।
एक व्यक्ति पूरे देश में अधिकतम 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जो नामांकन की तिथि है उसमें उस दिन 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 गाड़ी को अलाउ किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में 5 आदमी इंक्लूडिंग कैंडिडेट, प्रस्तावक सभी मिला करके 5 आदमी से अधिक के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। उस समय विधि व्यवस्था को देखने के लिए एसडीपीओ रैंक के अधिकारी को विशेष रूप से हम लोगों ने ड्यूटी दी है। साथ उसके अतिरिक्त एक हमारे एसडीपीओ रहेंगे, खास तौर से अगर कोई आदमी वारंटी है या इस प्रकार का है तो उसकी पूरी लिस्ट लेकर के हम लोग जो भी विधि सम्मत है उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो आपराधिक पूर्ववृत्त का मामला है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि सब लोगों को शपथ पत्र प्रपत्र 26 में भरकर देना होता है। प्रपत्र 26 के सभी कॉलम सही तरीके से भर करके जमा करने होते हैं और अगर उसमें कोई कॉलम खाली है, कोई त्रुटि है तो उसके लिए हम लोग नोटिस करते हैं और उनको फिर दोबारा उस नोटिस के आलोक में सारा कॉलम भर के, ये नहीं कि सिर्फ त्रुटि वाला, फिर से सारा कॉलम भर करके प्रपत्र शपथ 26 में उनको जमा कराना होता है, जो नोटिस में उनको निर्धारित तिथि और समय दिया गया है उसके तहत। अभी जो कोई इंटरेस्टेड आदमी होंगे ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी अपने नामांकन की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसमें सारा डिटेल भर सकते हैं और फॉर्म 26 भी उस पर भर सकते हैं। लेकिन अगर वो सुविधा पोर्टल का उपयोग भी करते हैं तो उसको हार्ड कॉपी निकाल करके जो भी एफिडेविट करने के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी है उससे करा करके हार्ड कॉपी में उनको जमा करना ही होता है। हर पेज पे सिग्नेचर, हर पेज पे मोहर 26 में होना चाहिए, सारे कॉलम जो है भरे हुए होने चाहिए और कोई आपराधिक वृत्त है तो उसका ब्यौरा भी उसमें अंकित किया हुआ होता है। और अगर किन्हीं का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है, क्रिमिनल एंटेसेडेंट है, अगर कोई उनके विरुद्ध मामला दर्ज है तो उसके लिए प्रपत्र C1 में कैंडिडेट को 3 बार उसके लिए छपवाना पड़ता है। जब वो कैंडिडेट बनते हैं उसके 4 दिनों के अंदर फिर 5 से 9 दिनों के बीच उनको दूसरी बार छपवाना होता है और तीसरी बार प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जगह उनको छपवाना पड़ता है और तीसरी बार उनको जो हमारा 9वें दिन के आवर बिफोर का टाइम रहता है जिसमें कि साइलेंस पीरियड बोलते हैं, उस समय तक उनको तीसरी बार छपवाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज को C2 में प्रपत्र में जो है न्यूज़पेपर और टीवी में छपवाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे भी आपराधिक पूर्ववृत्त का ब्यौरा देना पड़ता है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको C3 में उसका फॉर्मेट है, रिमाइंडर दिया जाता है कैंडिडेट को जिनके भी विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। और इस प्रकार से जो आपराधिक पूर्ववृत्त है इसके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। जैसा कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का है, इसके लिए 95 लाख की राशि लिमिट है। व्यय का लेखा का संधारण सभी कैंडिडेट को करना होता है, उसके लिए हम लोग रजिस्टर देते हैं। रजिस्टर 2 प्रति में होता है, एक तो हम कैंडिडेट को देते हैं, दूसरा उसका एक शैडो रजिस्टर भी रहता है। और जब वो कैंडिडेट बनते हैं कम से कम 1 दिन पहले उनको एक अपना अकाउंट बैंक का खुलवाना पड़ता है, इसी उद्देश्य से निर्वाचन के खर्चों के लिए। निर्वाचन के संदर्भ में जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो कैंडिडेट जो भी खर्च करेंगे उसका पूरा खर्च उनको उसी अकाउंट के माध्यम से करना होता है। अगर उनको कोई भी राशि है, अगर उनका पहले से अपना बैंक अकाउंट है तो उसको अलग से उनको खुलवाना होगा। अपने बैंक अकाउंट से जो उनका पर्सनल है उससे व्यय नहीं कर सकते। और जो खाता होगा या तो कैंडिडेट अपने नाम से खुलवा सकते हैं या कैंडिडेट का कंबाइंड खाता हो सकता है उनके इलेक्शन एजेंट के साथ। इलेक्शन एजेंट के ही साथ हो सकता है, कोई परिवार के अन्य सदस्य के साथ नहीं हो सकता है। और परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर इलेक्शन एजेंट है तब कंबाइंड खाता वो खुलवा सकते हैं कैंडिडेट और वो मिलकर। 10,000 रुपये की राशि है जो नगद व्यय खर्च करने की व्यय की अधिकतम सीमा है। 10,000 रुपये से अधिक का जो भी खर्च करेंगे उनको उसी अकाउंट के माध्यम से, चेक और बाकी चीज़ों के माध्यम से ही उनको खर्च करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, उसके आलोक में उनको खर्च करना होता है। जो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम हमारा है परमिशन के लिए सुविधा,
सभी ERO के लेवल पे वो सुविधा है। लाउड स्पीकर एक्ट के लिए SDO हमारे सभी प्राधिकृत हैं, और जितना भी हम लोगों का अभी आ रहा है परमिशन के लिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर हम हर हाल में सब लोगों को उसका परमिशन दे दें। वीडियो वैन अगर किसी को करना होता है तो उसकी अनुमति उनको CO ऑफिस से लेनी होती है। वो अनुमति, उसकी सूचना फिर जिला पे मिल जाती है। बाकी वाहन हो, हेलीकॉप्टर हो, रैली का परमिशन हो, लाउड स्पीकर का हो, ये सारा जिला के अंतर्गत उनको परमिशन मिल जाता है। जो फ्लैग के संदर्भ में है, अगर कोई आदमी अपने मोटर व्हीकल पे अगर फ्लैग लगाना चाहते हैं तो उसका साइज निर्धारित है, 1 फीट और ½ फीट उसका वो झंडा लगा सकते हैं, परंतु झंडे की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं हो सकती है। और अस्थायी अगर कोई कार्यालय बना रहे हैं तो 4 फीट बाय 8 फीट का बैनर लगा सकते हैं। जुलूस में 6 फीट बाय 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। और मतदान केंद्र का जो हमारा स्थल है उसके 200 मीटर के दायरे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अस्थायी कार्यालय नहीं हो सकता है। ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। जो धारा 126 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें 2 बदलाव भी हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक तो जो हमारा 48 आवर पूर्व प्रचार प्रसार की समाप्ति हो जाती है, तो उसके बाद जो यहाँ के मतदाता नहीं है, जो स्टार कैंपेनर हैं, बाहर के मतदाता हैं, उन सबको इस क्षेत्र से बाहर चले जाना होता है, वो इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान के 48 घंटे पूर्व साइलेंस पीरियड स्टार्ट होने के साथ ही वो क्षेत्र से उनको, अगर वहाँ के ये मतदाता अगर यहाँ के नहीं हैं तो वो क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। दूसरा है कि प्रचार अवधि के जो अभी 48 घंटे का है, उस साइलेंस पीरियड में अगर कोई आदमी प्रेस में कोई चीज़ छपवाते हैं तो उसके लिए प्री अप्रूवल, अगर यहाँ पे 13 मई को चुनाव है तो 11 तारीख से वो प्रभावी हो जा रहा है, तो 10 तारीख तक MCMC कमेटी से उनको अप्रूवल करा लेना होगा, तभी वो प्रेस में उनकी चीज़ें उस दिन छप सकती है, नहीं तो उस पर उसका वो उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए अभी सर्कुलर आया है। दूसरा निर्देश जो प्राप्त हुआ है नगर निगम के क्षेत्र के लिए हुआ है कि नगर निगम का अगर कोई होर्डिंग है जिसको नगर निगम किराए पे व्यावसायिक परिसर उद्देश्य से लोगों को देता है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नगर निगम को निर्धारित शुल्क देके उस पर होर्डिंग पे कुछ लगाना चाहते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी या अभ्यर्थी, उस पर जो भी होर्डिंग लगाएंगे उसको MCMC से उनको पहले प्री अप्रूवल लेना होगा और उस कमेटी के प्री अप्रूवल के बाद ही वो लगा सकते हैं। धारा 127 के संदर्भ में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, 127A, इसमें हमने सभी प्रेस को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा है, और आज मैं प्रेस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो बैनर और जो भी पोस्टर है उस पर मुद्रक का, प्रकाशक का नाम, उसकी संख्या, ये सारी डिटेल्स अंकित होनी है, और अगर कोई अंकित नहीं कराता है तो इसको 127A का उल्लंघन माना जाता है, जो एक दंडनीय अपराध है जिसमें कैद और कारावास की भी व्यवस्था की गई है। और मुद्रक की भी जिम्मेदारी उतनी ही है कि इस प्रकार का कोई भी अगर प्रकाशन करते हैं तो इसके संदर्भ में निर्धारित नियमों का पालन उनके द्वारा किया जाए। जो अन्य मामले हैं जो निर्वाचन के पेनल कोड के तहत हैं, इंडियन पेनल कोड के तहत हैं, RP एक्ट के तहत हैं, उसमें महत्वपूर्ण यही है कि कोई भी आदमी मतदान को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या धार्मिक कोई स्थल का मतदान के प्रचार प्रसार के लिए, वोट के लिए उपयोग नहीं कर सकता है, किसी को प्रलोभन नहीं दे सकता है, कोई वोट खरीदने के लिए या फिर मतदाता को प्रलोभन देने के लिए, डरा के, धमका के, इस सब के लिए उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और अगर कहीं भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में DMSP हमारे साथ SP साहब भी हैं, तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जहां कहीं भी शिकायत मिल रही है हम लोग उस पर प्राथमिकी भी दर्ज कर रहे हैं। धन्यवाद। पत्र दाखिल किया जाएगा फॉर्म 26 में, उसकी कॉपी हम लोग नोटिस बोर्ड पे चिपका देंगे। अगर कोई आदमी उसकी कॉपी लेना चाहेगा तो हम लोग वो भी अवेलेबल करा देंगे, मामूली उसको फोटो कॉपी वगैरह के कॉस्ट पे दे देते हैं। कोई आदमी उसका कोई काउंटर एफिडेविट देना चाहे, एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट,
अगर वो निर्धारित तरीके से विहित स्टाम्प पेपर पे करके देता है, क्योंकि पहला एफिडेविट भी निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पे ही होता है, तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करके उसको भी नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। लेकिन उसमें सूचना सही दिया है या गलत दिया है, इसके आधार पे रिजेक्ट नॉमिनेशन नहीं होता। कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, सारे कॉलम भरे जाने चाहिए। उसमें डैश मार दिया, क्रॉस कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको भरने के संदर्भ में है कि नील लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, शून्य, नील, नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन, क्लियर आपका उस जो भी स्पेसिफिक कॉलम है उसमें आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए।